हाँ बेटे, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हमने कल जो है वो मियोसिस पूरी कर ली थी ना? फिर अब तो इस चैप्टर में कुछ बाकी नहीं रहा, 7 में है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस तो बेटे मैंने स्टार्ट में बता दी थी, अब मैंने मियोसिस का इंट्रोडक्शन दिया था आपको। मैंने कहा था ना आपसे कि जर्म सेल्स में होती है, इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, जो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, वो मियोसिस की वजह से ही है। क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आती हैं। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं जर्म सेल में, ताकि जब जर्म सेल्स आपस में कंबाइन हो, यानी कि स्पर्म और ओवम कंबाइन हो, तो वापस उतने ही हो जाएं जितने पेरेंट सेल के पास थे। ये है इसकी इंपॉर्टेंस। अच्छा, मुझे बताओ कि चैप्टर नंबर 7 में कुछ रह गया है या हो गया पूरा? माइटोसिस मियोसिस इंटरफेस तो करा दिया, डेफिनेशंस मैंने पहले करा दी थी, उसके साथ मैंने डिसऑर्डर्स भी बता दिए थे आपको। देखो एक दफा सोच लो, या बुक है तुम्हारे पास, तुम लोग तो घर पे हो ना, बुक होगी तुम्हारे पास, बुक में देख लो, कोई बात है तो मुझसे पूछो। बेटे मैंने डेफिनेशन जब कराई थी ना, तो वहां पे बताया था, सेल डेथ में डेफिनेशंस में लिखा था मैंने, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस अलग अलग डिफाइन करवाया था। नेक्रोसिस में मैंने कहा था कि कोई इंजरी हो जाए अगर, तो इंजरी होने के बाद सेल मर जाते हैं ड्यू टू इंजरी, चोट लगने की वजह से। सेल्स के अंदर जिनमें चोट लगती है उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, और अगर प्रोड्यूस होते रहें तो एक वक्त आता है ये जो सेल हैं ये फटते हैं, रप्चर होते हैं, और जब ये सेल रप्चर होते हैं तो इनमें से टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, और वो जिस जिस सेल में भी नेबरिंग सेल पे गिरता है वो तमाम सेल भी मर जाते हैं। तो नेक्रोसिस की वजह से बाकी के सेल्स भी मरते हैं, जो जिस सेल की इंजरी होती है वो तो मरता ही है, उसके साथ रिमेनिंग सेल या नेबरिंग सेल्स की भी डेथ होती है। ये था नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ को। हमारे सेल्स के अंदर सर्टेन इनएक्टिव जीन्स होते हैं, जब वो एक्टिवेट हो जाएं तो उन जीन्स का काम ये है
कि सेल के फंक्शंस को कम करना, यानी कि सेल की मौत का बाइस बनना। प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम है, कैल्शियम आइंस, और एक और एंजाइम है न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसका नाम था एंडोन्यूक्लिएज। ये जब एक्टिवेट हो जाए या ये एंजाइम्स बन जाए सेल में, तो ये कॉज करते हैं सेल डेथ। हमारी बॉडी में हर एक सेल की लाइफ है जो जीन को मालूम है कि कितनी है, और वो जीन पैदाइश के साथ इनएक्टिव है। तो जब भी कभी वो जीन एक्टिवेट होता है तो वो उस सेल की डेथ कॉज करता है। तो जो भी सेल मरता है वो अपने साथ किसी और सेल को लेके नहीं मरता एपोप्टोसिस में। ये एपोप्टोसिस है, और सही है। अब है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है ये भी बॉटनी का है। और इस चैप्टर में से बोर्ड के पेपर में 2 सवाल आते हैं लॉन्ग में। एक सवाल आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment with their respective crosses को एक्सप्लेन करो। एक सवाल लॉन्ग में इस चैप्टर से ये आता है। दूसरा सवाल जो इस चैप्टर से आता है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का आता है इन मेन। ये 2 सवाल हैं इस चैप्टर से लॉन्ग में बॉटनी के। बाकी जितनी चीजें इस चैप्टर में वो तो या तो शॉर्ट में आएंगी या ब्रीफ सवाल आएंगे और एमसीक्यू आएंगे। लॉन्ग सवाल ये 2 हैं। जो इससे पहले हमने 7 खत्म किया उसमें माइटोसिस और मियोसिस लॉन्ग थे। उससे पहले जो 6 खत्म किया हमने उसके अंदर 5 लॉन्ग सवाल थे। एविडेंस ऑफ डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, म्यूटेशन, जेनेटिक कोड, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वो सब लॉन्ग सवाल थे। अब इस चैप्टर में 2 सवाल और आ जाएंगे लॉन्ग। तो जब हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे या ये 2 सवाल जो हैं ये जब हम कर लेंगे लॉन्ग, तो हमारी ऑलमोस्ट बॉटनी पूरे कोर्स की लॉन्ग सेक्शन सिवाय 1 या 2 सवालों के सब हो जाएगी। तो बॉटनी पहले हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह, लॉन्ग सवाल सारे। अच्छा अब इस पे आ जाओ। मेंडल साहब एक साइंटिस्ट थे। मेंडल 1856 में इन्होंने काम किया या थ्योरी दी ऑन फैक्टर्स। अब फैक्टर्स इनके मुताबिक किनको कहते थे? ये जीन्स को कहते थे फैक्टर्स। इन्होंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कैरिंग ट्रेट्स। ट्रेट से मुराद है करेक्टर्स, फीचर्स, जैसे हाइट, जैसे ब्लड ग्रुप, जैसे स्किन कलर। ये तमाम चीजें क्या हैं? करेक्टर्स या ट्रेट्स कहलाते हैं। और इन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं?
हमेशा पेयर में होते हैं। फैक्टर्स मतलब जीन्स हमेशा कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, मतलब दो दो होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा फैक्टर्स जो होते हैं ये सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो जाते हैं एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब भी कभी गैमेट बनेंगे तो ये फैक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि फैक्टर्स जो हैं ये असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपनी मर्जी से कोई जीन किसी दूसरे जीन के साथ जाके कंबाइन हो जाता है। कोई एक जीन किसी दूसरे जीन के साथ जाके अपनी मर्जी से कंबाइन हो जाता है। ये बातें सब किसने बताई? मेंडल साहब ने। कब बताई? 1856 में। 1902 में अलग अलग साइंटिस्ट थे। एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम था कार्ल कॉरन। एक ऑस्ट्रियन था, उसका नाम था एरिक। एक ऑस्ट्रियन था, उसका नाम था एरिक। और एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था, वो डचमैन था, उसका नाम था हुगो डी वेरीज। ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे जो इसी चीज पे काम कर रहे थे, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे काम कर रहे थे, या क्रोमोसोमल थ्योरी पे, या ट्रेट या करेक्टर्स पे काम कर रहे थे। जिस चीज पे काम पहले कर चुका था मेंडल 1856 में। ये जो बात मैंने अभी तक करी यहां तक, ये बात इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखी हुई है सारी। ये बात समझ में आ गई बेटे? इसमें कोई, मैंने बेसिक चीज बताई है कि भाई ये चीज इसमें शुरू के पैराग्राफ में लिखा हुआ क्या है इस चैप्टर में, और सवालों के बारे में कुछ बताया। अब टॉपिक, अभी तक कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है मैंने। अब टॉपिक, बेटे दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक को कहते हैं डोमिनेंट और एक को कहते हैं रिसेसिव। दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक को कहते हैं डोमिनेंट, एक को कहते हैं रिसेसिव। दो तरह के कैरेक्टर्स हैं, एक डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इसकी बात मैं चैप्टर नंबर 10 में भी कर चुका हूं, इसकी बात चैप्टर नंबर 9 में भी आई थी। और अब यही बात कहां आ रही है? चैप्टर नंबर 8 में आ रही है और बार बार आएगी। डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रिसेसिव कैरेक्टर्स बुक में जो दिए हुए हैं वो 7 हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर जो बुक में दिए हुए हैं वो कितने हैं? 7 हैं। इनको 7 कैरेक्टर्स भी कहते हैं। एक
किसी एक साल ना सवाल भी आया हुआ है बोर्ड के पेपर में कि आप जो है वो 7 करेक्टर्स का चार्ट बनाओ। तो जो ये मैं बना रहा हूं ये बनाओ। अच्छा, डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर्स क्या होते हैं? डोमिनेंट करेक्टर्स वो तमाम करेक्टर्स को कहते हैं जो किसी भी जनरेशन में फिजिकली ज्यादा मौजूद हो तादाद में, मतलब ऐसी चीजें जो आपको ज्यादा दिख रही हो, फिजिकली दिख रही हो ज्यादा। और रिसेसिव करेक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी नस्ल में ज्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होते। हाँ, उनके जीन्स होते हैं लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा नहीं होती, दिख नहीं रहे होते ज्यादातर। ऐसे करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? रिसेसिव। और जो ज्यादातर दिख रहे होते हैं वो कौन है? डोमिनेंट। एक बात तो ये बात समझ में आई? डोमिनेंट करेक्टर कौन से हैं? जो फिजिकली जाहिरी तौर पे दिख रहे हैं तादाद में ज्यादा, वो डोमिनेंट है। और जो तादाद में ज्यादा नहीं दिख रहे वो रिसेसिव हैं। ये बात समझ में आई बेटे? इसके अलावा डोमिनेंट करेक्टर्स वो करेक्टर होते हैं जो किसी भी नस्ल में अपेयर हो जाते हैं अगर एक भी जीन मौजूद हो तो वो करेक्टर अपेयर हो जाएगा। ऐसे तमाम करेक्टर जो एक भी जीन की वजह से अपेयर हो जाएं उनको कहते हैं डोमिनेंट। और ऐसे तमाम करेक्टर जो जब तक अपेयर नहीं होते जब तक उस करेक्टर को बनाने वाले 2 जीन्स ना हो। 2 जीन होंगे तो वो करेक्टर अपेयर होगा, ऐसा करेक्टर है रिसेसिव। एक जीन है फिर भी अपेयर हो रहा है, वो करेक्टर कौन सा होगा? डोमिनेंट। तो अगर एक जीन की वजह से कोई करेक्टर अपेयर हो जाए उसको कहेंगे डोमिनेंट। और जो कम से कम 2 जीन्स की वजह से अपेयर हो उसको क्या कहेंगे आप? रिसेसिव। रिसेसिव कितने जीन्स की वजह से अपेयर होता है? 2। डोमिनेंट में एक भी जीन है अगर तो वो अपेयर हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहां पे ना करेक्टर्स लिखने शुरू किए डोमिनेंट और रिसेसिव। पहला मैंने लिखा डोमिनेंट करेक्टर क्या है? टॉल स्टेम, मतलब लंबा स्टेम। उसका रिसेसिव करेक्टर क्या है? शॉर्ट स्टेम, छोटी हाइट वाला स्टेम। दूसरा मैंने लिखा येलो कॉटिलीडन। येलो कॉटिलीडन डोमिनेंट है। कॉटिलीडन क्या होता है? कॉटिलीडन इज अ पार्ट ऑफ सीड, सीड का हिस्सा होता है कॉटिलीडन। और एक होता है ग्रीन कॉटिलीडन। इसका मतलब येलो कलर क्या है? कॉटिलीडन में डोमिनेंट है, और ग्रीन कलर कॉटिलीडन में क्या है? रिसेसिव है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा ग्रीन पॉड, डोमिनेंट है। पॉड किसको कहते हैं? फ्लावर के नीचे, फ्लावर की बेस जो है जिससे फ्लावर, जिसमें फ्लावर होता है अटैच हुआ हुआ, उसको कहते हैं पॉड। ये ट्रॉफी जैसा होता है, जैसे ट्रॉफी होती है ना, कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ग्रीन कलर का पॉड डोमिनेंट है, येलो कलर का पॉड रिसेसिव है। इसके अलावा चौथा एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट है, टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव है। एक्सियल के मायने होते हैं ऊपर की तरफ फ्लावर पहले निकलते हैं हमेशा, तो ये डोमिनेंट करेक्टर हो गया। नीचे फ्लावर बाद में निकलते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल मतलब नीचे, तो ये रिसेसिव करेक्टर हो गया। इसके बाद पर्पल फ्लावर डोमिनेंट होते हैं, व्हाइट फ्लावर रिसेसिव होते हैं। स्मूथ शेप के सीड डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड सुखड़े हुए सीड रिसेसिव है, राउंड शेप के सीड
डोमिनेंट है, रिंकल्ड मुरझाए हुए, रिंकल्ड सीड जिन पे रिंकल्स पड़े हुए हों, रिंकल्ड सीड रिसेसिव है। ये मैंने 7 करेक्टर लिख दिए, ये सारे डोमिनेंट है, याद करने पड़ेंगे। इनके कंपैरिजन में ये वाले सारे कैसे हैं, रिसेसिव हैं। तो इसका मतलब है ये जितने मैंने लिखे, अगर एक भी जीन है इनको बनाने वाला, तो ये कोई भी पौधा, किसी भी पौधे के अंदर अगर इनको बनाने वाला कोई जीन मौजूद है, इन कैरेक्टर्स को डेवलप करने वाला, तो वो पौधा ऐसा हो जाएगा। और रिसेसिव के लिए वो पौधे के अंदर जब तक इनमें से कोई कैरेक्टर अपेयर नहीं होगा, जब तक इनके बनाने वाले 2 जीन्स ना हो। तो इम्तिहान में ये सवाल आया हुआ है कि ड्रॉ अ चार्ट ऑफ 7 कैरेक्टर्स या ड्रॉ अ चार्ट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहें या 7 कैरेक्टर्स कहें, एक ही बात है। तो ये वाला चार्ट बनाना है जो मैंने बनाया, याद करना पड़ेगा आपको। सही है बेटे, ये याद करना पड़ेगा। रिंकल्ड मायने मुरझाए हुए, जिन पे रिंकल्स पड़े हुए हों, लहरें आ रही हों। जैसे इस तरह का बिलफर सीड है, इस तरह का सीड है, उस पर इस तरह की लहरें आई हुई हैं, इस तरह की। ये पहला टॉपिक था इस चैप्टर का। सही बेटे, ये याद करना पड़ेगा, ये सारे कैरेक्टर्स याद करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का पहला लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का पहला लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ क्या है, पहले मैं लॉ लिख दूं। अच्छा देखो, ये मैंने लॉ लिखा, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ये लॉ क्या है, अब इस लॉ को समझो। मेंडल साहब ने कहा कि जब when members of contrasting character, कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या है, मैंने अभी ऊपर जो चार्ट बनाया था वो सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स कहलाते हैं। कंट्रास्टिंग के मायने होते हैं मिलते जुलते। अब मिलते जुलते कौन से करेक्टर होंगे? जैसे हाइट, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। शेप, कोई भी शेप हो सकता है। कलर, कोई भी कलर हो सकता है। लेंथ, कोई भी लेंथ हो सकती है। ये जो करेक्टर हैं, इस तरह के जो वेरिएबल करेक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं कंट्रास्टिंग, मिलते जुलते। तो इसने कहा, मेंडल ने, कि जब कभी दो जानदारों को एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस मतलब उनकी मैरिज कराई जाती है, उनके सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, और वो जो दो जानदार होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं किसी एक करेक्टर को लेकर, किसी करेक्टर को लेकर, जो करेक्टर उनमें क्या हो? सेम हो। अब वो सेम करेक्टर से मुराद उसकी क्या थी? या तो हाइट होगा, या कलर होगा, या शेप होगा। जब दो जानदार एक दूसरे से क्रॉस कराए जाएं, जो जिनके पास ऐसे करेक्टर हों जो मिलते जुलते करेक्टर हों, तो उनके करेक्टर्स, उनका एक करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर के साथ मिक्स नहीं हो जाता और ना ही उसके ऊपर असरअंदाज होता है। ये नाइदर मिक्स अप नॉर अफेक्ट ईच अदर। जो भी करेक्टर्स होते हैं दो जानदारों में, वो एक दूसरे के पास अंदाज थोड़ी होते हैं। बिल्कुल दो लोगों की शादी हुई, एक का कद लंबा है, एक का कद छोटा है, तो जिसका कद लंबा है वो लंबा ही रहेगा, जिसका कद छोटा है वो छोटा ही रहेगा। ये थोड़ी हो जाएगा कि दोनों के कद लंबे हो गए, दोनों के कद छोटे हो गए जिनकी शादी हुई है। तो ये जो इनके करेक्टर्स हैं ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं होते। हाँ, लेकिन जब कभी गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स किसको कहते हैं? सेक्स सेल्स को कहते हैं। जब कभी गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स के अंदर इन करेक्टर्स को बनाने वाले जो भी जीन्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि फर्ज करो कोई फादर है, उसकी हाइट ज्यादा है। अब उसकी हाइट ज्यादा है, ये करेक्टर किसी जीन ने बनाया होगा ना, और कम से कम जीन्स कितने होंगे? दो होंगे। और जो मदर है बिलफर्ज उसकी हाइट छोटी है। अब मदर की जो हाइट छोटी है वो भी एक करेक्टर है, वो भी किसने बनाए होंगे? कम जीन्स ने। और जीन्स कम से कम कितने होंगे? दो तो होंगे। तो जब कभी फादर में गैमेट्स बनेंगे यानी कि फादर में स्पर्म, जब कभी मदर में गैमेट्स बनेंगे यानी कि मदर में ओवम, तो उसमें क्या होगा कि फादर के हाइट को बनाने वाला एक जीन स्पर्म में आएगा, मदर से मदर की हाइट को बनाने वाला एक जीन मदर के ओवम में आएगा। और हमें मालूम है जब कभी फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन होते हैं। तो फादर से जो स्पर्म आ रहा है वो एक जीन लेकर आ रहा है, मदर से जो ओवम आ रहा है वो भी एक जीन लेकर आ रहा है। स्पर्म और ओवम दोनों आपस में कंबाइन हो गए, जिसकी वजह से जाइगोट बना, जो चेंज होगा एम्ब्रियो में। तो ये जो एम्ब्रियो बना है या जो भी जानदार बना है, इसके पास जीन्स कितने आ गए? एक फादर से और एक मदर से, यानी कि इसके पास कितने जीन आ गए? दो। ये जो दो जीन इस एम्ब्रियो में या इस जानदार में आए हैं, ये एक फादर से आया और एक मदर से आया। और वो जीन किसको बनाने वाले थे? हाइट को डेवलप कराने वाले करेक्टर थे। फादर से जो जीन आ रहा है उसके पास इंफॉर्मेशन है लंबी हाइट का, मदर से जो जीन आ रहा है उसके पास इंफॉर्मेशन है छोटी हाइट की। अब ये जो जानदार है इसमें दोनों जीन मौजूद है अपनी अपनी जगह, लंबी हाइट वाला भी छोटी हाइट वाला भी जीन मौजूद है। तो इसके पास जो जीन्स आ रहे हैं वो पेरेंट से आ रहे हैं, और दो जीन ही हैं इसके पास भी। फादर के पास भी दो थे, मदर के पास भी दो थे। हाँ, फादर के पास जो दो थे वो लंबी हाइट को बनाने वाले थे, मदर के पास जो दो जीन्स थे वो छोटी हाइट को डेवलप करने के लिए जीन्स थे। तो हर एक पेरेंट से एक जीन आता है किसी भी जानदार के अंदर। इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। इसकी एग्जाम्पल है सिंगल
ट्रेट इनहेरिटेंस। सिंगल के मायने क्या होते हैं? एक। ट्रेट किसको कहते हैं? कैरेक्टर को। इनहेरिटेंस के मायने क्या होते हैं? माँ बाप से किसी चीज का निकल कर औलाद में आना। इनहेरिटेंस के मायने क्या होते हैं? माँ बाप से किसी चीज का, इंफॉर्मेशन का निकल कर किस में आना? औलाद में। तो एक कैरेक्टर का माँ बाप से औलाद में आना, ये क्या कहलाएगा? सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। अभी हमें बात करनी है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की। यहां तक की बात बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि जब कभी भी दो जानदार जिनके पास मिक्स करेक्टर हो, जिनके पास कंट्रास्टिंग करेक्टर हो, मिलते जुलते करेक्टर हो, उनको एक साथ, उनको जब क्रॉस कराएंगे, उनकी जब शादी कराएंगे, तो उनके पास जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे। पेरेंट के पास जो भी करेक्टर को बनाने वाले जीन्स हैं वो कम से कम दो होते हैं। जब पेरेंट्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम बनते हैं, तो स्पर्म में भी एक जीन आता है, ओवम में भी एक जीन आता है। स्पर्म और ओवम जब कंबाइन होते हैं, यानी कि जाइगोट या एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो के पास दो जीन्स आते हैं, एक पेरेंट से आता है, दूसरा दूसरे पेरेंट से आता है। इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि एक वक्त में एक कैरेक्टर माँ बाप से औलाद में आ रहा है। रिपीट कर दी मैंने सारी बात। अब आगे, ये जो सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस है, ये क्या है? जैसे भी मैंने बताया, एक वक्त में एक करेक्टर आए, एक ऐसा क्रॉस दो लोगों का जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, एक करेक्टर को लेके। ऐसे क्रॉस को कहते हैं, क्रॉस के मायने हैं मिलना, ऐसे क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस की वजह से ये लिखा है F2। F2, F2 का मतलब होता है सेकंड चिल्ड्रन। F2 का मतलब होता है सेकंड चिल्ड्रन, दूसरी औलाद या दूसरी नस्ल की औलादें। दूसरी नस्ल की औलादें, जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है इन दो लोगों के दूसरी नस्ल में, उसके रेशो को कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। जो रेशो ऑब्टेन होता है, जो रेशो ऑब्टेन होता है F2 जनरेशन, मतलब दूसरी नस्ल में, उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। और जो रिजल्ट आता है इन दोनों के मिलने से, उसको कहते हैं सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। मैंने कहा दो लोगों का क्रॉस जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है किसी एक करेक्टर को लेके, इनके क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
इसका जो रेशो आएगा, रेशो मतलब जितने बच्चे पैदा होंगे उसमें से कितनों के पास कौन सा करेक्टर है, जो रेशो आएगा F2 जनरेशन में, एफ है ये, F2 जनरेशन मतलब दूसरी नस्ल में जो रेशो आता है औलादों का, उसके रेशो को कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। और इसका जो रिजल्ट आया, जो भी इसका रिजल्ट आया, उसको कहते हैं सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। अब इसमें क्रॉस बनाना है दो जानदारों का। अच्छा, बॉटनी का टॉपिक है तो प्लांट्स की बात है। येलो और ग्रीन कॉर्टिलीडन रखने वाले पौधे, येलो और ग्रीन कॉर्टिलीडन रखने वाले पौधों का क्रॉस बनाना है। ये क्या है? पेरेंट्स हैं। अच्छा, येलो कलर के लिए मैंने क्या लिया? कैपिटल वाई। ग्रीन कलर के लिए क्या लिया? स्मॉल वाई। ये क्या है? ये गैमेट्स हैं। गैमेट्स मतलब सेक्स सेल है। इनको कहते हैं आप P1। P1 मतलब फर्स्ट पेरेंट। P1 मतलब फर्स्ट पेरेंट। इसमें से ये वाला जीन आया, इसमें से ये वाला जीन आया और आपस में कंबाइन हो गया। ये क्या है? F1। F1 मतलब फर्स्ट चिल्ड्रन। तो ये जो फर्स्ट चिल्ड्रन पैदा हुए इनके, इनमें कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमिनेंट कैरेक्टर को। और स्मॉल अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिव कैरेक्टर को। तो अगर तुम इस बच्चे में देखो तो इस बच्चे में कैपिटल अल्फाबेट लिखा हुआ है, और अगर कैपिटल अल्फाबेट लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें डोमिनेंट जीन है। तो इसका कलर क्या होगा? फिजिकली ये कैसा होगा? इट इज येलो इन कलर। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं अगर एक भी जीन हो डोमिनेंसी का, तो डोमिनेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। हालांकि पास इसके पास रिसेसिव जीन है, लेकिन वो कैरेक्टर जब तक डेवलप नहीं होगा जब तक दो जीन ना हो रिसेसिव। P1 मतलब फर्स्ट पेरेंट, ये पहले माँ बाप है, इनकी ये औलाद है F1। इसके पास एक जीन आया फादर से, एक जीन आया मदर से। इसका खुद का कैरेक्टर क्या हो गया? येलो, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन मतलब कैपिटल अल्फाबेट है। अब इनकी शादी इन्हीं जैसों से हुई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी शादी इन्हीं जैसों से हुई। ये क्या है? P2 सेकंड पेरेंट्स। सेकंड पेरेंट्स। इस तरह का एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स के अंदर जो बच्चे लिखूंगा वो क्या होंगे? F2। F2 मतलब क्या? सेकंड चिल्ड्रन। इनकी मैंने बात अभी ऊपर करी थी आपसे। ये वाला कैपिटल वाई है, ये यहां लिखा। ये वाला स्मॉल वाई यहां, ये वाला कैपिटल वाई यहां, ये वाला स्मॉल वाई यहां। ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ मिल गया, क्या आया? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर ये वाला कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ मिलेगा, क्या आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इन दोनों के साथ कंबाइन हो गया तो ये दो बॉक्स भर गए। अब इसकी बारी। ये स्मॉल वाई इस कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये स्मॉल वाई इस स्मॉल वाई के साथ कंबाइन होगा, क्या आएगा? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये बॉक्स किस तरह भरा ये आपने अभी देखा। अब अगर तुम देखो तो ये चार बच्चे पैदा हुए जिनको हम कहेंगे F2। इन चार बच्चों के पास जीन कौन कौन से हैं ये मैंने बाहर निकाल के लिख दिए। जहां पर भी एक भी कैपिटल वाई है उसका कलर क्या होगा? येलो। और जहां दो स्मॉल वाई है उसका कलर क्या होगा? ग्रीन। तो इन चार बच्चों में से येलो येलो कितने हैं? 3। ग्रीन कितने हैं? 1। तो उसका रेशो क्या आया? मतलब येलो और ग्रीन का रेशो क्या आया? 3:1। 3:1। 3 येलो हैं, 1 ग्रीन है। ये जो मैंने बनाया है अभी, ये आपको याद रखना है कि मैंने कैसे बनाया। इसी तरह से सारे के सारे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस के क्रॉसेस बनते हैं। इस चैप्टर में क्रॉसेस बहुत हैं, बार बार आएगी ये बात। यहां तक आंसर देना है आपको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस और उसका क्रॉस मैंने बना के दिखाया। अब इसके बाद जो है ना वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला कल। आज के लिए इतना काफी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक की बात मैंने बता दी, उसका क्रॉस भी बना के दिखा दिया आपको कि क्रॉस कैसे बना।
F2 सेकेंड चिल्ड्रन थे, F2 सेकेंड चिल्ड्रन थे भाई। ये ऊपर जो नस्ल पैदा हुई थी मनाहिल बेटे, ये देखो, ये क्या थे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या थे P1 फर्स्ट पेरेंट थे ना। येलो के लिए लिया 2 कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए लिए 2 स्मॉल वाई। ये फर्ज करो फादर है, ये फर्ज करो मदर है। फादर से एक जीन आया कैपिटल वाई, मदर से एक जीन आया स्मॉल वाई, ये दोनों कंबाइन हो गए, एक औलाद पैदा हुई। इसको क्या कहा, F1 फर्स्ट चिल्ड्रन। इसमें कैपिटल वाई है तो उसका कलर क्या हो गया, येलो। अब यही कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो बच्चे थे अब ये बड़े हो गए, इनकी शादी इन्हीं जैसों से हुई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मल्टीप्लाई का निशान कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या हो गया, सेकंड पेरेंट हो गए। इनके इन दोनों के मिलने से जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, F2। ये F2 कैसे आए, ये वाला कैपिटल वाई मैंने यहां लिखा, ये वाला स्मॉल वाई मैंने यहां लिखा, ये दोनों इसके दोनों लिख दिए मैंने ये। अब ये जो दो हैं ये कहां लिखे मैंने, यहां पे। अब हर एक को हर एक के साथ कंबाइन कराएंगे। ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ कंबाइन होगा, क्या आएगा, 2 कैपिटल वाई। ये कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ कंबाइन होगा, क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी बारी, ये स्मॉल वाई इस कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हुआ, क्या आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये स्मॉल वाई इस स्मॉल वाई के साथ कंबाइन हुआ, क्या आया, 2 स्मॉल वाई। ये 4 बच्चे हैं। इन 4 बच्चों में देखो 3 में कैपिटल वाई आ रहा है यहां, ये तीनों क्या हो गए, येलो। और एक जो है आखिरी वाला, इसमें क्या आ रहे हैं, 2 स्मॉल वाई आ रहे हैं, तो इसका कलर क्या होगा, ग्रीन। तो अगर तुम रेशो देखो तो येलो कितने हैं, 3, ग्रीन कितने हैं, 1, तो रेशो क्या आया, 3:1। सही है मनाहिल। सही है बेटे। तो हमने चैप्टर नंबर 8 में डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर का चार्ट बनाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सिंगल टेट इनहेरिटेंस और उसका क्रॉस। ये पूरा एक सवाल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सिंगल टेट इनहेरिटेंस और क्रॉस। ये एक सवाल का आधा हिस्सा है जो हमने किया। आधा हिस्सा जो है इसका एक और लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम कल करेंगे। उसका भी एक एग्जाम्पल है टू टेट इनहेरिटेंस और उसका भी एक क्रॉस है, वो हम कल बनाएंगे। सही है। कोई सवाल पूछना है तो बेटे पूछो जल्दी से, कोई सवाल है तो बेटे पूछो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया समझ। सही है बेटे। अब देखो तुम लोगों का चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हुआ है, और मैं तुम लोगों को याद हो तो मैंने फिजिकल क्लास जब हो रही थी हमारी, मैं तुमसे कहा था चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट लेना है, वो मुझे आज लेना था फ्राइडे को। मैंने आज का कहा था तुम लोगों से टेस्ट का, चैप्टर 7 के। तो अब इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते मैं लूंगा। सही है, चैप्टर 7 का टेस्ट अगले हफ्ते का मतलब है अगले फ्राइडे को चैप्टर 7 का टेस्ट। हाँ पूरा चैप्टर एक हफ्ता और मिल गया तुम्हें एडिशनल। सही है, चलो बेटे, अल्लाह हाफिज।